सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। आकांक्षा आपको भी हमारा बहुत प्यार भरा संगीता जी आपको और सभी सखियों को, श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज कई सारी बातें हैं, हम कई चीजें लाए हैं अपनी सखियों के लिए। आज है शुक्रवार, तो अभी से बता दे रहे हैं कि सखियां तैयार रहें। किताब और किताब नहीं, कॉपी और पेंसिल लेके, पेन लेके कि आज कौन सा नया व्यंजन बनाना हम सीखेंगे। साथ ही सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है ना, तो जो हमारी त्वचा है वो खास देखभाल मांगती है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ टिप्स हम देंगे। और आज एक और खास दिन है, 6 नवंबर। आज है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि युद्ध और लड़ाई में पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसके विषय में जागरूकता पनपाने का दिन है कि लोगों को किस तरह जागरूक किया जाए। सशस्त्र युद्ध और युद्ध से होने वाले नुकसान से विश्व को किस तरह बचाया जाए, पर्यावरण को और धरती को युद्ध से होने वाली जो क्षति है उसके प्रति हम सभी को कैसे आगाह किया जाए। ये दिन मनाने का उद्देश्य यही है कि जागरूकता आए लोगों में। द्वितीय युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ और माननीय सदस्यों ने इसकी उपयोगिता को महसूस किया, यानी इस जागरूकता की उपयोगिता को महसूस किया और विश्व पर्यावरण को युद्ध के असर से बचाने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता को भी महसूस किया। जी, और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध यानी पहले के समय में वहां से लेकर के लगभग 4 दशकों से ज्यादा विश्व युद्ध का असर कायम रहा और उसके परिणामों ने लंबे समय तक हम सभी ने देखा है कि सभी को सोचने पर यह मजबूर किया कि युद्ध किस कदर विनाशकारी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस बात पर विचार भी किया गया कि युद्ध की स्थिति के आने पर प्रकृति और इंसानों, मवेशियों, खेतों, खलिहानों और ज्यादा से ज्यादा चीजों का बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। ये भी महसूस किया गया कि युद्ध से बचाव और युद्ध के असर से जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार्स, समाचार, पैम्पलेट्स, रेडियो प्रसारण के दौरान जो हम बातचीत करते हैं उससे भी ये जन जागरण किया जा सके। बच्चों की जो क्लासरूम है उसमें किस तरह से एक्टिविटीज़ को इत्यादि जो चीज़ें होती हैं वो कारगर सिद्ध हो सकती हैं, लोगों को किस तरह जागरूक किया जाए और ये प्रचार हो सके कि युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली आधुनिक तकनीक जिनमें खतरनाक रसायन होते हैं किस प्रकार से क्षति पहुंचा सकती हैं। जी बिल्कुल, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतभेद जब बढ़ते हैं तो विश्व में युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं। युद्ध होने पर फसल को नुकसान, पानी का प्रदूषित हो जाना, उनमें कई रसायनों का घुल जाना, जंगलों में आग और भी परेशानियां होती हैं जो आम जनजीवन को प्रभावित करती हैं, जो प्राचीन काल में हुए युद्ध की तुलना में भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बड़े घातक रासायनिक तत्व होते हैं। जी, और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के एम्बलम यानी चिन्ह को हम देखें तो पृथ्वी को दिखाया गया है। ग्लोब की दोनों तरफ ऑलिव जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियां हैं, नीले बैकग्राउंड पर सफेद सी पत्तियां, और ऊपर से लिखा हुआ है कि ऊपर से लिया हुआ पृथ्वी का चित्र यानी उत्तरी ध्रुव से लिए गए चित्र को परिलक्षित किया गया है। और जैसे ऐसा लगता है उस एम्बलम को अगर देखें तो दोनों हथेलियों से पृथ्वी को थामा गया है, तो इस एम्बलम को दर्शाने का मकसद भी यही होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, कि हमें किसी भी परिस्थिति में धरती और पर्यावरण की रक्षा तो करनी ही है। मानव देखा भी जाए तो सबसे समझदार प्राणी है, तो ये अपेक्षा भी सब हमसे करते हैं कि हम सबकी जिम्मेदारी भी इस तरह से कहीं ज़्यादा हो जाती है। तो आज अगर देखें तो आज के दिन को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकार किए गए इस एम्बलम का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। तो जन जागरण के उद्देश्य से आज का दिन महत्वपूर्ण है। और
एक खास दिन ही क्यों, प्रकृति की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तो मनुष्य की यानी हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। कितना कुछ हमें प्रकृति से मिलता है। किसी भी चीज को ले लीजिए, उसकी जो नींव है वो प्रकृति ही है। तो इसे बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। और कहते हैं कि लेना उतना ही चाहिए जितना हम लौटा सकते हैं, है ना। तो ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है। और देखिए पहले ऐसा होता भी था, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जब युद्ध वगैरह की स्थिति आती थी तो राजाओं के ये सख्त निर्देश हुआ करते थे। जैसे ले सकते हैं शिवाजी महाराज के लिए कह सकते हैं कि वो हमेशा ये चीज कहा करते थे कि युद्ध के दौरान ये देखा जाए कि कभी भी फसल, मवेशी और आम लोगों को जिनका इससे कोई नाता नहीं है तो उनको कभी भी नुकसान न पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल जी, किसी के युद्ध से तो किसी को फायदा होता नहीं। जी। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं, मैं गाऊं।
मन कहे मैं झूमूं, मैं गाऊं। तो जब प्रकृति अपने पूरे रंग पर होती है, शबाब संगीता पे जी, होती हाँ, है। शबाब पर होती है, तो ये अंदर से एक उत्साह सा उठता है बिल्कुल, ना? हाँ। और प्रकृति के कई रंग हैं। फिलहाल मैं ये कुछ पंक्तियां आपको और अपनी सखियों को सुनवाऊंगी। आप कहें तो मैं पढ़ लूं? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल पढ़िए। अच्छा, जी सुनिए। हाँ। हरित पल्लवित नव वृक्षों के दृश्य मनोहर, होते मुझको विश्व बीज है जैसे सुखकर वैसे अन्य दृश्य होते न कभी हैं, उनके आगे तुच्छ परम वे मुझे सभी हैं। छोटे छोटे झरने जो बहते सुखदाई, जिनकी अद्भुत शोभा सुखमय होती भाई। पथरीले पर्वत विशाल वृक्षों से सज्जित, बड़े बड़े बागों को जो करते हैं लज्जित। लता विटप की ओट जहाँ गाते हैं द्विजगण, शुक मैना हारित जहाँ करते हैं विचरण। ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य देख सुख होता जैसा, और वस्तुओं से न कभी होता सुख वैसा। जी, प्रकृति से ही इतना सुख हाँ। प्राप्त होता है कि कोई भी इसे इससे बड़ा पंक्तिबद्ध, सुख कोई जी, है ही नहीं। हाँ। और ये पंक्तियां जो हैं, हिंदी साहित्य शिरोमणि पद्मश्री मुकुटधर पांडे की कविता मेरा प्रकृति प्रेम से ली गई हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है, जो छायावाद के जनक माने जाते हैं। मुकुटधर पांडे जी छायावाद के जनक माने जाते हैं, और छायावाद हिंदी साहित्य में प्रणय के उत्थान की वो काव्य धारा है जो प्रमुखता से एक युगवाणी रही है। और मुकुटधर पांडे ने श्री शारदा पत्रिका में एक निबंध प्रकाशित किया था बहुत पहले, जिस निबंध में उन्होंने छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। और कृति प्रेम, नारी प्रेम, मानवीकरण, संस्कृति जागरण और कल्पना की प्रधानता आदि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन सभी विशेषताओं को उन्होंने उजागर किया था। छायावाद ने हिंदी में खड़ी बोली कविता को पूर्णतः एक तरह से प्रतिष्ठित कर दिया उन्होंने, और साथ ही साथ साहित्यकार और कवि मुकुटधर पांडे को छायावाद के जनक के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। और इन्हीं के विषय में हम और बातें करेंगे आकांक्षा। फिलहाल सखी सहेली कार्यक्रम में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद पद्मश्री मुकुटधर पांडे का आज स्मृति दिवस भी है, पुण्यतिथि है, तो इन्हें नमन करते हुए और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आकांक्षा, ब्रेक पूरा हो गया है और सखी सहेली कार्यक्रम में सखियों के साथ फिर हम हाजिर हैं। आप बात कर रही थी पद्मश्री मुकुटधर पांडे जी की। आप नहीं संगीता जी, हम बात कर रहे थे। बिल्कुल। और हमारी सखियां भी सोच रही होंगी, बहुत सारी उन्होंने भी कविताएं इनकी पढ़ी होंगी, इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। तो एक रचना तो हमने इनकी सुनाई अपनी सखियों को, और आज है उनका स्मृति दिवस। इनका मुकुटधर पांडे जी का जन्म 30 सितंबर 1895 को हुआ, और उन्होंने 6 नवंबर साल 1988 को आखिरी सांसें ली। आज साहित्यकार और कवि मुकुटधर पांडे जी की पुण्यतिथि है, जैसा कि हम बता रहे थे। इनका जन्म छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गांव बालपुर में हुआ। पिता चिंतामणि पांडे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे।
मुकुटधर पांडे की प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु हो जाने पर मुकुटधर पांडे के मन में गहरा प्रभाव पड़ा, किंतु वे अपनी सृजनशीलता से विमुख नहीं हुए। 14 वर्ष की आयु में उनकी पहली कविता पत्रिका स्वदेश बांधव में प्रकाशित हुई। और जो पहला कविता संग्रह है, संगीता जी बताइए तो। हाँ, वो था पूजा के फूल, जो प्रकाशित हुआ और देश की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में वो लगातार लिखते रहे। मुकुटधर पांडे ने हिंदी पद्य के साथ साथ हिंदी गद्य के विकास में भी अहम योगदान दिया। कवि मुकुटधर पांडे जी की अगर बात कहें तो ये कुछ कविता संग्रह उनके हैं। पूजा के फूल प्रकाशित हुई जो 1916 में, शैलबाला 1916 में ही प्रकाशित हुई, हृदय दान 1918 में प्रकाशित हुई, मामा 1918 में, स्मृति पुंज और विश्वबोध। इनके अलावा ग्राम्य जीवन, किसान, कृतज्ञ हृदय, महानदी, शिशिर, तुलसीदास, जुगनू, कवि, मेरा प्रकृति प्रेम, वर्षा बहार इत्यादि और कुछ छत्तीसगढ़ी रचनाएं भी इन्होंने लिखी और कुछ हिंदी रचनाओं का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद भी किया। हिंदी के विकास में योगदान के लिए इन्हें विभिन्न अलंकरण और सम्मान प्रदान किए गए और 1776 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। आज साहित्यकार और कवि मुकुटधर पांडे का स्मृति दिवस है। जैसा कि हम बता चुके हैं, हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जी, और इनकी कविता की कुछ पंक्तियां हमने अपनी सखियों को सुनाई और अब एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल।
खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। संगीता जी, जैसा कि हमने कुछ देर पहले कविता की पंक्तियां पढ़ी थी, मुकुटधर पांडे जी की जो कविता थी मेरा प्रकृति प्रेम, उसमें प्रकृति का जो वर्णन था कुछ ऐसा ही वर्णन इस गीत में था, कश्मीर की वादियों का। जी, और हमने इसीलिए ये गीत सखियों को सुनवाया भी। और गाना सुनते सुनते ऐसा ठंड का एहसास भी हो रहा था, ऐसा लग रहा है स्टूडियो में भी थोड़ी थोड़ी ठंड बढ़ रही है और बाहर भी ठंड अब धीरे 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 बढ़ने लगी है। सुबह और शाम की गुलाबी सी जो ठंडक है वो दस्तक दे रही है। तो जब सर्दियां आती हैं तो हमें खासकर महिलाओं को, हमें यानी खासकर महिलाओं को एक चिंता और बढ़ जाती है कि उफ, अब सर्दियां आ गई हैं, त्वचा की देखभाल, साथ ही साथ बालों की देखभाल, एक रूटीन में एक काम और बढ़ जाता है। सर्दियों में खासकर त्वचा को संभालना बेहद मुश्किल काम है। अगर इसकी सही तरीके से देखभाल न की जाए तो त्वचा का फटना, कभी कभी इतना सीरियस हो जाता है ये मामला कि खून भी निकलते हैं त्वचा के जो दरारों में से। बिल्कुल। तो किस तरह त्वचा की देखभाल की जाए सर्दियों में, हम इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपनी और ये होता भी इसलिए है आकांक्षा कि जो महिलाएं हैं, जो सखियां हैं, वो हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती हैं जी। तो कभी हाथ हमेशा पानी में होता है या फिर साबुन में लगा होता है, तो सखियों को खासकर ये ठंड शुरू होने के पहले ही सोचने लगती हैं कि भाई अब इसका इलाज जो है वो कुछ ना कुछ घरेलू तरीके से कर लिया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारी जो त्वचा होती है वो बेहद नाजुक होती है और मौसम का एहसास सबसे पहले हमारी त्वचा को ही होता है और तुरंत होता है, और इसका जो असर होता है वो हमें महसूस होता है। सभी की यही कोशिश होती है कि हमारी जो स्किन है, जो त्वचा है, वो स्वस्थ और सुंदर रहे। लेकिन सर्दियां आते ही एक तरफ तो मौसम बड़ा सुहाना लगता है, खासकर इस समय जैसा गुलाबी ठंडक है, जो गुलाबी ठंडक है वो, और वहीं दूसरी तरफ एक मौसम में ठंडी हवाओं से हमारी त्वचा रूखी होने लगती है, यहाँ तक कि कपड़े की रगड़ से भी कभी-कभी निशान स्किन पर निशान से आ जाते हैं। और होंठों का सूखना, ये तो बड़ी आम बात है। धूल जरा सी भी लगे तो हथेलियों को सूखेपन से कष्ट होने लगता है। त्वचा का फटना, यही वजह है कि बहुत ज़्यादा ठंड आने से पहले ही हम सोच विचार में पड़ जाते हैं कि आगे क्या करें, और बिना सोचे विचारे अब हम ये सोचते हैं कि अपनी सखियों को एक गीत सुनवाएं और उसके बाद हम फिर इस विषय पर आएंगे। बिल्कुल।
बाकी अदाएं, हाय रे गजब, बाकी अदाएं, हाय रे गजब, बहकी निगाहें, हाय रे गजब, हाँ बहकी निगाहें, हाय रे गजब, कोई रंगीला साथी मिल जाए, कोई रंगीला साथी मिल जाए, लब पे दुआएं, हाय रे गजब, हाँ लब पे दुआएं, हाय रे गजब, मंजिल मंजिल धूम मचाए, हाय जवानी दीवानी, ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए, हाय जवानी दिल में कसक, दया रे दया, दिल में कसक, दया रे दया, फूल सी महक, दया रे दया, फूल सी महक, दया रे दया, बात करे तो रस बरसाए, बात करे तो रस बरसाए, चाल में लचक, दया रे दया, चाल में लचक, दया रे दया, खुद को देखे और शर्माए, हाय जवानी दीवानी, ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए, हाय जवानी दीवानी, पंख बिनाए उड़ती जाए, हाय जवानी दीवानी, ठंडी ठंडी हवा में दिल ललचाए, हाय जवानी दीवानी। संगीता जी, इस ठंडी ठंडी हवा में हमारा दिल न घबराए, इसके लिए हमें अपना पूरा ख्याल रखना है इस ठंड के मौसम में, खासकर हमारी त्वचा का, है ना। इस विषय पर हम तो और बातें करेंगे, सखियों को थोड़ी टिप्स और देंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेंगे। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और इस ब्रेक पर जाने के पहले हम बात कर रहे थे संगीता जी कि इन सर्दियों में अपनी त्वचा की देखभाल हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, हम करते हैं अपनी त्वचा को बचाने के लिए ठंड से। हम कई प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या घरेलू उपाय भी करते हैं, और धीरे धीरे इस मौसम से होने वाले असर से निपटने के लिए जो त्वचा संबंधी जो चीज़ें काम में आने वाली हैं वो हम बाहर से, बाजार से ले आते हैं, या कुछ चीज़ें हम घर पे भी बनाते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम खरीदते हैं, और जिसे इस्तेमाल करते समय हमें पता है कि ये हमारी स्किन के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या ठीक रहेगा या नहीं, मतलब हमें सूट करता है या नहीं, उन चीज़ों को खरीदते समय सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है उस प्रोडक्ट का एक्सपायरी डेट आप चेक करके ही लें, वरना ऐसा ना हो कि फ़ायदे की जगह हमें नुकसान उठाना पड़े, है ना। और
चीज़ें लेते समय हम अपनी त्वचा पर हाथ पैर थोड़ा-सा लगा के भी देख सकते हैं कि हम जो चाह रहे हैं ये वही चीज़ है या नहीं है। चूँकि अब ठंड शुरू हो चुकी है तो स्किन रूखी-सी हो चली है। तो जो भी मॉइस्चराइज़र आप लगाएँ वो विटामिन ई से युक्त हो। ख़ासकर सोने से पहले हाथों को और पैरों को भी साफ़ पानी से धो लें और फिर मॉइस्चराइज़र लगाएँ। नहाते समय गुनगुने पानी का प्रयोग करें। बहुत गर्म पानी से नहाने से भी जो त्वचा है वो रूखी हो सकती है। साबुन का प्रयोग कम करें, बहुत ज़्यादा न लगाएं और स्क्रब तभी करें जब स्किन बहुत ऑयली हो। घरेलू उपाय की अगर हम बात करें तो बेसन का प्रयोग भी किया जा सकता है। दही और चीनी थोड़ी सी अगर मिक्स करके चेहरे पर लगाएंगी तो थोड़ी सी मसाज करके सूखने के बाद जब आप धोएंगे तो इस चेहरे पे एक ग्लो सा आ जाएगा। हाँ, और स्किन जो होती है वो थोड़ी सी हेल्दी और कोमल रखना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। तो नारियल का तेल भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा था कि लोग नहाने से पहले अच्छी तरह से कोई भी तेल जो उनको अच्छा लगता है, ख़ासकर अगर नारियल तेल है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो नहाने से पहले उसको त्वचा पर लगा लें, आप चेहरे पर लगा लें, थोड़ी सी उसमें मालिश भी कर लें, तो फिर नहाएं तो स्किन कभी भी आप देखेंगे कि आपकी त्वचा रूखी सी, बिल्कुल बेजान सी उस वक्त नहीं लगेगी। और ग्लिसरीन, नींबू, ये तो सखियां जानती ही हैं, और इनकी कुछ बूंदें गुलाब जल में मिलाकर एक मिश्रण बना लें। लेकिन जिस शीशी में आप रखेंगे तो वो ये ध्यान दीजिए कि वो शीशी अगर कांच की हो तो बहुत ही अच्छा है। तो एक शीशी में रख सकते हैं और रात में सोने से पहले चेहरे पर लगा लें, हाथों पर भी लगा सकते हैं, और सुबह जब उठे तो हल्के गुनगुने पानी से नहाएं तो त्वचा काफ़ी अच्छी दिखेगी। शहद और नींबू को मिलाकर भी चेहरे पर लगाएं, कुछ देर बाद धो दें और फिर आप देखेंगे कि बहुत नेचुरल ग्लो आता है। शहद तो कई बार हमारी सखियां इस्तेमाल भी करती होंगी। शहद में खासकर अगर हल्दी मिलाकर लगाई जाए तो वैसे भी शहद खाना तो बहुत सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, और शहद से कहते हैं कि चेहरे पे बड़ा ग्लो आता है। और घरेलू उपायों की बात चली है तो कच्चा दूध जो होता है, गाय का कच्चा दूध, हाँ, वो किसी भी फेस पैक में आप मिला के लगा सकती हैं। ये जो रूखी स्किन के लिए बहुत अच्छा एक टॉनिक है। इसे हल्के हाथों से मसाज करें और फिर करीब 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी से धो लें। आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा। और एक बेसिक चीज़ जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि जब सर्दियाँ ज़्यादा हों, त्वचा ज़्यादा रूखी हो जाती है, अपने शरीर को हमें गर्म कपड़ों से ढक कर रखना है। पेट्रोलियम जेली जो होती है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच बटर और थोड़ा सा नींबू और शहद मिलाकर एक पैक की तरह बनाकर, इससे त्वचा हेल्दी और कोमल बनी रहती है अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो। साथ ही साथ रंग में भी निखार आता है। और आकांक्षा, जाड़े के दिनों में सेब और संतरा ये भी आते, तो कई बार ये भी देखा गया है कि संतरे का जो छिलका होता है ना, उसको लोग सुखा कर रख लेते हैं और फिर उसके बाद उसको मिक्सी में पीस करके उसमें और भी चीज़ें मिलाकर, जैसे हल्दी वगैरह है तो ग्लिसरीन वगैरह ये मिला करके, शहद वगैरह मिला करके इसका बड़ा अच्छा सा पैक भी बनाया जा सकता है संतरे के छिलके का। तो आजकल तो आ रहे हैं, तो आप बना सकते हैं, घर पे बना भी सकते हैं। घरेलू उपायों की बात हो रही है तो एक ये उपाय भी है। और होठों का फटना, त्वचा के साथ साथ होठों का फटना भी एक आम समस्या होती है ठंड में। तो होठों पे भी ग्लिसरीन और पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। सोने से पहले होठों पर ऑलिव ऑयल या मलाई लगा लें, या फिर घर में जो घी होता है, गाय का घी या जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लगा के सो सकते हैं। सिर्फ ग्लिसरीन और गुलाब जल को भी मिलाकर लगाया जा सकता है, यानी घर का बना एक ये मॉइस्चराइज़र है। पैरों में कॉटन के मोजे पहने रात को सोते समय। जाड़े के मौसम में त्योहार भी आते हैं और कई सारे त्योहार आते हैं, और त्योहारों के समय में व्यंजन जो होते हैं वो उनकी जो खासियत होती है उसके तो क्या कहने। इसलिए कई हम मीठी और तली चीज़ों का सेवन करते हैं, कभी कभी ये ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमें नुकसान भी पहुंचाता है, खासकर हमारी त्वचा को। तो इनके बदले अगर हम रोस्टेड चीज़ें खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ सूप ले सकती हैं आप, ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं, मौसमी सब्जियां जो होती हैं, टमाटर है, पालक है, लहसुन, और फलों में संतरा और पपीता हो गया, सेहत और त्वचा के लिए बहुत अच्छा है। टमाटर में तो कैरोटीन जो तत्व होता है वो हमारे बालों के लिए और त्वचा के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और गाजर भी ले सकते हैं, अंगूर, ब्रोकली,
लेमन जूस और शहद भी बहुत अच्छा होता है जैसा हमने बताया। तो इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी पीने से ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है और त्वचा निखरी रहती है। ग्रीन टी भी बहुत अच्छी होती है। बालों को डीप कंडीशनिंग कर सकते हैं आप, और बादाम का तेल भी अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। जाड़े के मौसम में ब्लीच जो अक्सर सखियां इस्तेमाल करती हैं, हाँ, उनसे बचना चाहिए, उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये त्वचा की नमी को बिल्कुल सोख लेता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि ब्लीच अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्किन छिल भी जाती है और जल भी जाती है। तो उसे न इस्तेमाल करें, बल्कि और सनस्क्रीन जितना गर्मियों में ज़रूरी होता है उतना सर्दियों में भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे तत्व होते हैं किरणों में जो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर ये सनस्क्रीन हम ये सोचते हैं कि भाई गर्मी में ही हम लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जाड़े में भी आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी स्किन, आपकी त्वचा बहुत ही प्रोटेक्टेड रहती है, यानी बची रहती है जी। और जब हम पानी में कुछ काम करते हैं, महिलाओं की बात कर रही हूँ, जब कई सारे काम रहते हैं हमारे पास, पानी में काम किया या खाना बनाते समय, जब हमारा काम हो जाए तो हमें एक चीज़ ध्यान से करनी है इन सर्दियों में। हाथ तो हम वैसे भी साफ रखते ही हैं, लेकिन हाथ को माइल्ड हैंड वॉश से धोने के बाद एक, अगर आप कोई तेल लगाना चाहें तो लगा लें, या कोई क्रीम लगाना चाहें तो लगा लें, जिससे आपके हाथ मुलायम रहेंगे। कई बार हम अपनी त्वचा पर इतना ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से भी त्वचा बेजान सी लगती है और जाड़ों में फिर ज़्यादा परेशानी होती है। बल्कि हमें ये करना चाहिए कि पूरे साल ही थोड़ा थोड़ा समय अपनी त्वचा की देखभाल के लिए हम ज़रूर निकालें, जिससे जो आने वाला जाड़े का मौसम है उसमें भी जो हमारी स्किन है वो खिली खिली से रहे, खुश्क ना हो, और इस मौसम का हम पूरा आनंद लें। और मौसम भी खूबसूरत और आपकी त्वचा भी निखरी हुई होगी। बिल्कुल। तो थोड़ी सी सावधानी अगर हमारी सखियां बरतें, हम सभी बरतें, तो त्वचा जाड़े में बहुत खिली, सुंदर, कोमल और सुंदर दिख सकती है। और अब हमें ये करना है, हमें ये सावधानी बरतनी है, तो की टिप्स तो हमने काफी दे दी है। गीत भी सुनवा दें? बिल्कुल। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये है बर्फ के ढेर या संग मरमर, बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितने जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ,
पर्दा है कोई, न है कोई चिलमन। जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन हो, जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन। कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान, ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। संगीता जी, धीरे धीरे स्टूडियो में भी ठंडक बढ़ती जा रही है और ठंड में खाने पीने का जो आनंद है वो दुगना हो जाता है। त्योहारों की वजह से भी बहुत हाँ, त्योहारों की वजह से भी, और कुछ तो ठंड का असर भी होता है, और काफी सारी कई सारी चीजें भी ठंड के मौसम में मिलती हैं। हाँ, तो सखियां समझ रही हैं इशारा में। हाँ, बिल्कुल हम बिल्कुल रेसिपी बताने वाले हैं। तो चूंकि त्योहारों का मौसम है तो एक मीठी रेसिपी से शुरुआत की जाए। बिल्कुल, तो बताते हैं सखियों को, बेसन की बर्फी आसान भी है, जल्दी से बन भी जाती है और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो इसके लिए सखियां सामग्री नोट करें। 200 ग्राम बेसन, 150 ग्राम चीनी, 100 ग्राम घी, 10 से 12 पिस्ते को आप चॉप कर लें, यानी कि काट लें पतले पतले। 2 इलायची के दानों को निकालकर अच्छी तरह से कूट लें। थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग भी ले सकते हैं। अब सामग्री फिर से बता देती हूँ। 200 ग्राम बेसन, 150 ग्राम चीनी, 100 ग्राम घी, 10-12 पिस्ता चॉप्ड यानी कटे हुए, 2 इलायची के दानों को निकालकर कूट लें, यानी कुटी हुई इलायची थोड़ी सी, थोड़ा सा खाने वाला पीला रंग। पैन में बेसन को सुनहरा भूनना है और साथ साथ घी भी मिलाते जाना है। जब हम भूनते हैं तो मीडियम आंच रखें और घी भी मिलाते जाएं और फिर बेसन को भूनें। बेसन जब घी छोड़ने लगे तो इसे, जैसा हमने बताया, मीडियम फ्लेम पर भूनें। अगर आप चाहें तो थोड़ी सूजी भी मिला सकते हैं। अगर सूजी मिलाएंगे इसमें तो थोड़ा सा क्रंची हो जाता है, लेकिन चाहें तो मिलाएं, नहीं तो ना भी मिलाएं। फिर साथ ही पीला रंग 1/4 से कम डालें और चाशनी के लिए अलग से आपको तैयार करना है। 1 कटोरी चीनी में आधी कटोरी पानी डालिए और पकने दीजिए। मतलब आपको ये देखना है कि जब वो चाशनी उबलने लगे तो वो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाए, यानी एक तार की कह सकते हैं, लेकिन उसको लगातार चलाते रहना है क्योंकि जलने का भी डर रहता है। तो चेक कर लीजिए कि साइड से जले नहीं। उबलती चाशनी में कुटी इलायची डाल दीजिए। 1/4 तक जब ये जो आप सिरप बना रहे हैं चीनी का, ये उबल कर जब रह जाता है 1/4 बर्तन में, तो फिर उसे थोड़ा थोड़ा उसमें बेसन डालें और फिर मिक्स करें। फ्लेम को बंद रखें इस समय। प्लेट में फिर सारे बेसन को रख लें। ऊपर से ड्राई फ्रूट जो आपने काटे हुए हैं, जो भी आपको पसंद है, पिस्ता या जो भी आप डालना चाहते हैं उसे डालें और उसे किसी चीज से सेट कर दें, जिससे कि जब आप उसको निकालेंगे और काटेंगे तो वो बाहर की तरफ ना आए। जैसे बर्फी का मिश्रण हम सेट करते हैं, हाँ, तो वैसे सेट कर दें जिससे काटते समय वो बाहर ना आए और 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रख दें। फिर और भी ये अच्छी तरह से जो आपने रखा हुआ है, हाँ, थाली में जमा दें इसे घी लगाकर, और फिर ये जम जाए जब, तो 10 से 15 मिनट में फ्रिज से फिर निकाल लें। बर्फी के शेप में आप इसको काटें। जब आप काटेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा होता है, कितना फाइन होता है। फिर आप इसे सर्व करें। क्या बात है, और काफी लजीज, मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल, बेसन के तो लड्डू भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो बेसन की बर्फी भी अच्छी लगती है। लेकिन ये बर्फी बनाते समय कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। वो ये कि जब आप बेसन भून रहे होते हैं तो उसको थोड़ा भी छोड़कर आप इधर उधर मत जाइए, वरना वो जो बेसन है वो जल जाएगा और फिर बर्फी का बनाने का जो आपका मूड है वो खराब हो जाएगा। बिल्कुल, चाशनी में भी वैसे हाँ, और चाशनी में जब आप बेसन घुलाते हैं तो उसे लगातार चलाते रहिए ताकि गट्ठे ना जमने पाए। कोशिश करिए कि वो पेस्ट जैसा बने। अगर गट्ठे जम जाएंगे तो फिर वो उस बर्फी की तरह वो सेट नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ बातों का ख्याल रखें तो आपकी बर्फी और अच्छी बनेगी। एक मीठी रेसिपी आपने बताई संगीता जी, और एक चटपटी सी रेसिपी मैं फटाफट बता देती हूँ। नाम कुछ अलग सा है, मसाला चंपाकली। ओहो नाम भी बढ़िया लग रहा है और रेसिपी भी उतनी ही बढ़िया है। ये इसे आप करेला नमकीन भी कह सकती हैं, क्योंकि ये करेले के शेप के ये जो नमकीन बनते हैं करेले के आकार में बनते हैं। तो फटाफट सामग्री नोट करें सखिया।
2 कप मैदा, आधा छोटी चम्मच ज़ीरा क्रश किया हुआ, कूटा हुआ, आधा चम्मच अजवाइन, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, वो भी क्रश की हुई, आधा छोटी चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच क्रश की हुई काली मिर्च, नमक स्वाद के अनुसार और 1/4 कप तेल तलने के लिए या जितनी ज़रूरत हो उतना तेल। साथ ही काली मिर्च भी जितनी ज़रूरत हो आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा चटपटा या तीखा चाहिए, ज़्यादा अच्छी लगती हाँ, है तो बिल्कुल कोई कम पसंद करता है। तो और विधि, ये जो सारा मिश्रण है, मैदा और जितने भी मसाले हैं, इन सब को मिक्स करके थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूँथ लें आप। और इस गूँथे हुए आटे को आधा घंटे तक लगभग आप साइड में रख दें। फिर आधे घंटे बाद जब ये आटा आप लेंगी तो ये मसल कर और सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर ये जो सॉफ्ट आटा है, एकदम नरम आटा है, इसकी छोटी-छोटी लोइयाँ बना लें आप और उन लोइयों को बेलें। लोइयाँ ज़्यादा पतली या ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, पूरी की तरह बेल लें, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना ज़्यादा मोटी। और इन लोइयों में ये जो आपने पूड़ियाँ बेली हैं, इनमें आधा-आधा सेंटीमीटर के स्टेप्स बना लें। मतलब उन्हें आधा-आधा सेंटीमीटर पे आपको काटना है और इस तरह से काटना है कि दोनों तरफ से जुड़ा रहे वो। जी, जो सिरे हैं वो जुड़े रहें। बीच में काटें और फिर इसको रोल करें किनारों को दबाते हुए। हाँ, जैसे मठरी होती है तो मठरी हम जब काटते हैं तो दोनों सिरे को भी काट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, बल्कि वो बीच में ही कट करना है और साइड वाला सब जुड़ा रहेगा। तो ऐसे किनारे दबा दें और ऐसे ही इसी तरह आप सारी चंपाकली यानी जो सारी आपकी जो नमकीन है वो बना लें। रोल करके आप सेट करके रख लें। अब धीमी आंच पर आप तेल गरम करिए और ये जो नमकीन आपने जो शेप बना के रखे हैं, इन्हें क्रिस्प होने तक तल लीजिए। जब हल्का सुनहरा होने लगे इसका मतलब ये तैयार है। और उसके बाद उन्हें निकालिए और सर्व करिए हरी चटनी के साथ या फिर चाय के साथ या फिर सॉस के साथ। कई तरीके हैं। बताइए संगीता जी, आप कैसे सर्व करेंगी? मैं किस तरह से सर्व करूंगी? भाई मैं तो दही के साथ सर्व करूंगी। आप सर्व तब करेंगी जब आप बनाएंगी, तो आप बनाइएगा जरूर, हम जरूर आएंगे। और फिलहाल एक गीत सुनवा देते हैं जी। और ये भी बता दें आकांक्षा कि ये जो नमकीन आपने बताई है, इसे कुछ 1-1.5 महीने तक रखा भी जा सकता है, खराब नहीं होगी। सोने पे सुहागा। आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा, आहा सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा ऐ काली घटा। अरे कुछ प्यारी प्यारी बातें हमारी आ जाते जाते तू भी सुन जा आ ठंडी हवा, आहा थम जा है काली घटा। आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही मचाना न तू। जो नींद आ जाए सैया के भैया में, तो जिंदगी भर जगाना न तू। हम आज दोनों अकेले हैं, सुन बावरी शोर यूं ही
हमरे जिया में भी चैना नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके एक दूसरे से हम जो कहेंगे हंसते हंसाते तू भी सुन जा। ठंडी हवा आहा थम जा ऐ काली घटा। सखियों को एक और अच्छी सी नमकीन रेसिपी बता देते हैं आकांक्षा, और ये है चावल के आटे की चकली। तो इसके लिए सखियां सामग्री नोट करें। चावल का आटा 1 कप लें, 1 कप पानी, आधा चम्मच कुटी काली मिर्च और तेल, आधा चम्मच सौंफ का पाउडर ले लें, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ले लें, 1 जीरा पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच नमक या फिर अपने स्वाद अनुसार, और 1 पिंच हींग या थोड़ी सी हींग, और थोड़ा सा चाट मसाला अगर आपको पसंद है तो। 1 कप पानी जो हमने बताया उसमें उबालते हुए पानी में ये सारी चीज़ें डाल देनी है, यानी कि काली मिर्च, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 पिंच हींग और 1 छोटा चम्मच ऑयल भी इसी पानी में, उबलते हुए पानी में डालना है। उसके बाद इसमें चावल का आटा आप डाल दें, इसे अच्छी तरह से मिला दें, गैस को बंद कर दें, 20 मिनट तक इस आटे को ढककर ऐसे ही छोड़ दें, और उसके बाद निकाल कर आपको इस आटे को गूंथना है, और पूरी का आटा जैसे हम गूंथते हैं उसी तरह से इसको गूंथना है, थोड़ा सा कड़ा रहे, और 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा सूख गया है, हाँ कड़ा है, तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल लगा लीजिए आटे पर और फिर उसको चिकना सा गूंथ लीजिए। फिर चकली बनाने की मशीन आती है, जैसे कि सेव बनाने की मशीन होती है, उसमें अलग अलग सांचे होते हैं। आप उसमें चकली बनाने का भी साँचा होता है, तो आप अलग अलग तरीके से नमकीन बना सकती हैं। हाँ, लेकिन चकली जो हम लोग जिस सांचे को हमारी सखियां डालें वो कुछ कांटेदार सा जो रहता है वो डालें खासकर। तो उस सिलेंडर में आप मशीन में ये सांचा लगाएं और उसके बाद अच्छी तरह से उस सिलेंडर में जो स्टील का वो जो मशीन मिलता है, उसमें आप ये मिश्रण भरें, हाँ, और फिर उसके बाद उसे अच्छी तरह से, मतलब आपको ऊपर से प्रेस करना है, हाँ। और आकार मतलब 3 बार से ज्यादा ना घुमाएं, नहीं तो वो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसको एक पन्नी में 4-5 करके हम लोग निकाल सकते हैं, और उसके बाद एक एक कर आप इसको अच्छे से तल लें, और सुनहरा जब हो जाए तो उसे निकाल लें, भूने। देखिए बहुत अच्छी चावल की चकली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये जो तीखी नमकीन जो ये रेसिपीज हैं, ये जो व्यंजन होते हैं ना, ये खाते खाते अगर हम संगीत सुनते हैं, खासकर रेडियो, तो इसका मजा दुगना हो जाता है। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी, क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए।
चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ, मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत। और संगीता जी देखिए, व्यंजन बताते बताते समय कैसे बीत गया पता नहीं चला, लेकिन अब सखियों से विदा लेते हैं। सभी को आकांक्षा से और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।